हेलो दोस्तों, स्मार्ट साइंस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। और जो टॉपिक आता है यहाँ पे, क्योंकि लास्ट टाइम अपने पढ़ा था नन समीकरण, उसके लिए सूत्र अपने निकाला था E बराबर ई नॉट ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो वहां से ये जो समीकरण आता है वो किसके लिए है? नन समीकरण है। और किसी भी सेल के लिए इसको प्राप्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो डिपेंड करता है वहां उत्पाद में क्या आता है और अभिकारक में क्या आता है। मैंने वहां पे ये भी बताया था कि किसी भी शुद्ध ठोस और शुद्ध द्रव की जो सांद्रता है उसको अपन 1 मानते हैं, इकाई मानते हैं, उनको तो अपन 1 लिखेंगे। उसके बाद आसानी से अपन किसी भी सेल के लिए सूत्र व्युत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। टॉपिक होता है सेल या बैटरी। अब सेल होता क्या है? वैसे डेफिनेशन मैंने फर्स्ट चैप्टर में या शुरुआत में बताई है, इस चैप्टर के फर्स्ट में बताई है। तो परिभाषा क्या होती है वो सुन लें। वह युक्ति जिसके द्वारा या जिसमें विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा में परस्पर रूपांतरण होता है। वह युक्ति जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा में परस्पर रूपांतरण होता है, सेल कहलाता है। वह युक्ति जिसमें इंटरचेंजिंग बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, मतलब रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा परस्पर क्या करते हैं? कन्वर्ट होती हैं, एक्सचेंज होती हैं। तो जिस युक्ति के अंतर्गत होती है उसे हम क्या कहते हैं? सेल। इसके बाद अपन कहते हैं कि बैटरी क्या होती है? जब दो या दो से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, जब दो या दो से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो जो प्राप्त व्यवस्था है उसे हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। तो बैटरी का निर्माण होता है जिससे अधिक वोल्टेज की विद्युत धारा प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो ये हो जाता है सेल। आगे हम बात करेंगे कि जो सेल है वो अधिक अच्छा कौन सा होता है, क्यों अपन काम में लेते हैं, इसके लिए अच्छी प्रोसेस कौन सी होनी चाहिए, गुणवत्ता कौन सी होनी चाहिए। तो उसके लिए पॉइंट आता है कि जो सेल है उससे स्थिर वोल्टता मिलनी चाहिए। जैसे हमने बल्ब जोड़ दिया किसी भी सेल से, तो कभी तो वो तेज तीव्रता से चल रहा है, कभी वो डाउन हो गया। तो उसका मतलब है सेल कैसा होना चाहिए? जिससे स्थिर वोल्टता की प्राप्ति हो, एक समान वोल्टेज हमें प्राप्त हो जाए। इसके अलावा दूसरी अपनी सुविधा होती है कि जो सेल अपन काम में ले रहे हैं या बैटरी काम में ले रहे हैं वो एक हल्की होनी चाहिए और एक सुव्यवस्थित या सुसंबद्ध होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट जिस सेल या बैटरी में होते हैं वह एक अच्छे स्रोत की तरह कार्य करती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि जो सेल और बैटरी है वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं कौन से? प्राथमिक। और एक कौन से होते हैं? द्वितीयक। दो प्रकार के सेल होते हैं, एक तो प्राथमिक सेल होते हैं और एक द्वितीयक सेल होते हैं। अब द्वितीयक और प्राथमिक सेल कैसे कैसे होते हैं यहां से अपन कहेंगे। प्राथमिक सेल क्या होता है कि ऐसे सेल जिन्हें एक बार उपयोग में लें, उसके बाद वो डिस्चार्ज हो जाएं, उसके बाद उन्हें पुनः उपयोग में नहीं ले सकते या पुनः चार्ज करके उपयोग में नहीं लिया जा सकता। तो उनमें जो होने वाली अभिक्रियाएं हैं वो कैसी होती हैं? अनुत्क्रमणीय। यहां जो होने वाली अभिक्रिया है वो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है। और जब एक ही दिशा में संपन्न होगी तो जो पदार्थ हमने लिया है उसका विघटन हो जाएगा या वह दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगा। और जब परिवर्तित हो जाएगा वो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा, निरावेशित हो जाएगा, जिससे हम पुनः उपयोग में नहीं ले सकते। तो इस वजह से अपन कह सकते हैं कि ऐसे सेल जो एक बार उपयोग में लेने के बाद उन्हें उपयोग में नहीं लिए जा सकते प्राथमिक सेल या बैटरी कहलाते हैं। इनमें होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती।
इनमें होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती। इन सेलों के बारे में सर्वप्रथम लेक्लांसी नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो इनको अपन लेक्लांसी सेल भी कह देते हैं, इनको लेक्लांसी सेल भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत एग्जाम्पल शुष्क सेल आता है, मरकरी सेल आता है। तो शुष्क सेल को लेक्लांसी सेल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो जाता है प्राथमिक सेल की परिभाषा, क्या होता है एग्जाम्पल शुष्क सेल और मरकरी सेल। ठीक है, दूसरी आते हैं द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल का मतलब है सेकेंडरी सेल। परिभाषा क्या होती है सुन लें कि ऐसे सेल जिन्हें एक बार उपयोग में लें डिस्चार्ज हो जाएंगे, उसके बाद पुनः चार्ज करके दोबारा से उपयोग में ले सकते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं ये जो सेल हैं वो लंबे टाइम के लिए यूज में आते हैं। इनमें जो होने वाली अभिक्रिया है वह उत्क्रमणीय होती है। मतलब शुरुआत में अपने चार्ज किया, पदार्थ विघटित होकर के दूसरे पदार्थ में आ गया, माना कि ए बी में परिवर्तित हो जाएगा, वापस बी ए में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब यह अभिक्रिया दोनों तरफ हो रही है, लेफ्ट से राइट में, राइट से लेफ्ट में। तो इसको अपन क्या कहते हैं, यहां जो होने वाली अभिक्रिया है वह उत्क्रमणीय होती है। यहां तो अपन क्या कहते हैं यूज एंड थ्रो, उपयोग में ले और फेंक दें, लेकिन यहां ऐसी स्थिति प्राप्त नहीं होती। तो ऐसे सेल क्या कहलाते हैं, द्वितीयक सेल। परिभाषा ये होती है वैसे सेल जिन्हें उपयोग में लेते समय, उपयोग में लेने के बाद उन्हें चार्ज करके दोबारा से उपयोग में लिया जा सकता है, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। इनमें होने वाली अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं। ठीक है, और ये अधिक दक्ष भी होते हैं, अधिक टाइम के लिए कार्य भी करते हैं। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। अब इस टॉपिक में अपन बात करेंगे किसके बारे में, ओनली प्राथमिक सेल के बारे में, और द्वितीयक सेल के बारे में अगले टॉपिक में बात करेंगे। तो यहाँ अपन बात कर लेंगे किसकी, प्राथमिक सेल क्या होते हैं, किस प्रकार की यहाँ पे अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। प्राथमिक सेल में सबसे पहला एग्जाम्पल आता है, सबसे पहला आएगा क्या, शुष्क सेल। क्या होता है, शुष्क सेल अपन काम में लेते हैं। संरचना बनाए इसकी, यहां पर देखिए ये संरचना है, इसमें एक जिंक का पात्र होता है जस्ता, और जो किसकी तरह कार्य करता है, एनोड। और एनोड जो होता है उस पर अभिक्रिया होती है कौन सी, ऑक्सीकरण। ठीक है, यहां मध्य में एक छड़ होती है किसकी, ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट की छड़ होती है, और जो किसकी तरह कार्य करती है, कैथोड की तरह। और जहां क्रिया होती है अपचयन, इसमें विद्युत अपघट्ट के रूप में उपस्थित होता है ZnCl2 प्लस में NH4Cl। विद्युत अपघट्ट क्या होता है, जिंक क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसके अलावा इस क्षण के चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन का पेस्ट भरा हुआ होता है। इसके ऊपर ये लगी होती है क्या, पीतल की कैप। ये किसकी संरचना है, शुष्क सेल की। संरचना देख लो एक बार, कोई दिक्कत हो तो बोलें।
ठीक है, कोई समस्या? क्लियर है? सीधी सी बात है कि शुष्क सेल की संरचना में एक जिंक का पात्र लिया जाता है जिसमें ZnCl2 तथा NH4Cl का विद्युत अपघट्य भरा हुआ होता है। इस सेल के इस पात्र के मध्य में ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है जो कैथोड की तरह कार्य करती है, जिसके ऊपर पीतल की कैप भी लगी होती है। इस छड़ के चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन का पेस्ट भरा हुआ होता है। ठीक है, अब यहां से अपन कहते हैं इसमें एनोड जिंक कार्य करता है और कैथोड की तरह ग्रेफाइट की छड़ कार्य करती है। एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है और कैथोड पर अपक्षय अभिक्रिया होती है। तो यहां से अपन देखेंगे क्या मिलेगा। एनोड पर अभिक्रिया क्या होगी, जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, क्या बनाएगा, Zn+2। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Zn+2 बनाता है। इसके अलावा कैथोड पर क्या अभिक्रिया होगी, यहां से अपन कहते हैं MnO2 प्लस NH3 और यहां से क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या मिलेगा यहां से, यहां लेते हैं अपन क्या, NH4+। अब यहां से क्या होगा, यहां से बनता क्या है, एक H यहां से निकलता है, एक ऑक्सीजन यहां से निकलता है। एक H तो कहां से आएगा, यहां से, और यहां से क्या मिलेगा, ऑक्सीजन -2। ये दोनों क्रिया करके क्या बना लेंगे, OH-। ठीक है, यहां क्या रह जाएगा, MnO, क्या रह जाएगा, MnO, और जो OH है वो भी इसी के साथ इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, अब यहां से एक S निकल गया तो यहां क्या बचेगा, केवल NH3। क्या बचेगा, NH3 बचेगा। अब यहां से अपन ये कहें कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे काम में आ जाए, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आता है, -2 आता है। या अपन कह सकते हैं कि अमोनिया NH4+ है, इनको बैलेंस करने में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति काम में ली जाती है। अब यहां से अपन देखें कि जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति है MnO2 में मैग्नीज पर जो ऑक्सीकरण अंक का मान है वो कितना प्राप्त होता है, MnO2 में ऑक्सीजन पे मैग्नीज पे ऑक्सीडेशन नंबर आता है कितना, +4। और +4 अगर आता है तो उस कंडीशन के अनुसार स्थिति अपन को क्या प्राप्त होगी कि ऑक्सीजन पे 1 पे -2 होता है तो मैग्नीज पे कितना मिलेगा, +4 मिलेगा। और +4 अगर आएगा तो NH4 पे अमोनियम आयन होते हैं, अमोनियम पे चार्ज कितना मिलता है, +1। तो इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति है वो कहां से आती है, यहाँ पे कहां से इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, वो डिपेंड करता है कि Zn 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और Zn+2 बनाता है। तो यहां से अपन स्थिति लेंगे कि यदि अपन ये कहें कि जो NH4+ है अगर उसकी संख्या 1 ही होती है या इसकी संख्या अपन 2 लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन दोनों की दोनों काम आएंगे, लेकिन अगर इसकी संख्या 1 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अपन 1 ही लें, क्योंकि ये अपन देखें इसमें इलेक्ट्रॉन इस प्लस चार्ज को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो यहां से अपन को क्या मिलेगा, यहां से क्या मिल रहा है, H, तो यहां से OH- मिल जाएगा। इस मैग्नीज पे आवेश कितना मिलता है, +4, क्योंकि ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। तो 2 स्थिति के लिए अपन क्या करेंगे कि यहाँ +4 है, ठीक है, ये अपना क्रिया करके यहाँ ये बन जाएगा तो इस मैग्नीज पे क्या मिल जाएगा, +3 मिलेगा और NH3 क्या हो गया, 0। मैग्नीज +4 से +3 में चला गया, उसका रीजन क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। मैग्नीज क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से ग्रहण कर लेगा तो +4 से कितना आ जाएगा, +3 आवेश आ जाएगा। और विक्रिया कैसे होगी, MnO2 + NH4+ प्लस इलेक्ट्रॉन MnOOH NH3, इस प्रकार से रिएक्शन दे देते हैं।
बहुत सी बार ऐसी भी अभिक्रिया हो जाती है, देख ले अपन। वैसे बुक में अपनी इसी प्रकार से अभिक्रिया दे रखी है, ठीक है। यहां से अपन कहें 2MnO2 प्लस 2NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां से अपन क्या कहते हैं Mn2O3 प्लस 2NH3, देखो, और प्लस में क्या आ जाएगा यहां से H2। देखो यहां से 2 S निकलेंगे, एक यहां से ऑक्सीजन निकलेगा, क्या बन जाएगा H2O, ठीक है। इसके बाद यहां से ऑक्सीजन कितने हैं, टोटल 4 हैं, एक ऑक्सीजन कहां चला गया इनके साथ, तो ऑक्सीजन कितने वैसे 3, और मैग्नीज कितने हैं 2, तो Mn2O3 का निर्माण हो जाएगा वहां से। और यहाँ पे Mn पे चार्ज देखो कितना मिल रहा है +4 है, और यहाँ मैग्नीज में चार्ज कितना मिलेगा +3, तो मैग्नीज तो +4 से +3 में जा रहा है, तो इसका तो क्या हो रहा है वही अपचयन। तो यहाँ पर अपन कहते हैं जनरली 2 अभिक्रिया होती है, लेकिन जो बुक में दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग अपन चलाएं तो इस अभिक्रिया को अपन फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अपन कह सकते हैं कि एनोड पर ऑक्सीजन होता है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Zn+2 बनाता है, जबकि कैथोड पर अमोनियम आयन तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड क्रिया करके मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का एक कॉम्प्लेक्स बनाता है तथा अमोनिया की प्राप्ति होती है। आगे हम बात करेंगे कि इस अभिक्रिया में प्राप्त अमोनिया Zn+2 आयन के साथ, इस अभिक्रिया में प्राप्त अमोनिया Zn+2 आयन के साथ क्रिया करके एक संकुल यौगिक बना लेती है, एक संकुल यौगिक का निर्माण कर लेती है, ZnNH3 का होल 4+2, जिसका नाम होता है टेट्राएमीन जिंक सेकेंड आयन। क्या नाम होता है, जो हम 9th चैप्टर में पढ़ेंगे, 9वें चैप्टर में, टेट्राएमीन जिंक सेकेंड आयन, ठीक है। ये कौन से चैप्टर पढ़ेंगे 9 पार्ट में, और वो है उपसह संयोजक यौगिक, ठीक है। तो ये तो रिएक्शन अपनी हो जाएंगे, इसके लिए कोई समस्या, संपूर्ण सेल अभिक्रिया लिखेंगे तो दोनों को जोड़ के लिख रहे हैं, दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो स्थिति मिल जाएगी, लेफ्ट वाले को लेफ्ट में, राइट वाले को राइट में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो शुष्क सेल है उससे प्राप्त होने वाला जो विद्युत भागबल है वो है 1.5 वोल्ट के करीब प्राप्त होता है, 1.2 से 1.5 वोल्ट के बराबर यहाँ पे प्राप्ति होती है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं ये जो सेल है वो क्या कहलाता है, शुष्क सेल या लैग्रांजी सेल। तो यहाँ अपन को ध्यान रखने वाला जो पॉइंट है वो क्या होता है कि यहाँ केवल हमें ध्यान रखना है कि कैथोड क्या है, एनोड क्या है और विद्युत अपघट्य क्या है, संरचना अपन को पता होगा। उसके बाद अपन देखेंगे एनोड पर ऑक्सीजन कराना है, कैथोड पर अपचयन कराना है, आराम से अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। विद्युत भागबल कितना प्राप्त होता है, वोल्टेज कितने प्राप्त होते हैं वो ध्यान रखना है, तो वही सेल में पूरा कंप्लीट आता है और सेल अभिक्रिया अपनी कंप्लीट हो जाती है। तो ये तो हो जाता है शुष्क सेल या लैग्रांजी सेल, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कौन से सेल के बारे में, दूसरा सेल होता है मरकरी सेल। मरकरी सेल के लिए अपन बात अगर करेंगे तो यहां से अपन देख रहे हैं क्या मिलेगा। दूसरा सेल कौन सा है, मरकरी सेल। मरकरी सेल के लिए अपन बात अगर करें, इसका जो उपयोग है वो मुख्य रूप से घड़ी, हाथ की जो घड़ी होती है, कैलकुलेटर और सुनने वाले उपकरणों में होता है। सुनने वाले उपकरण होते हैं ईयरफोन, इसके अलावा जो हाथ की घड़ी है उसमें, कैलकुलेटर में, इनमें इसका उपयोग अपन करते हैं। इससे जो प्राप्त विद्युत भागबल है, विभव है, वोल्टेज है 1.35 वोल्ट प्राप्त होता है।
इस सेल से जो स्थिर वोल्टेज प्राप्त होते हैं वो कितने आते हैं 1.35 वोल्ट। उसका रीजन क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन के चारों ओर कोई भी ऐसा आयन प्राप्त नहीं होता जिसके कारण वोल्टता के मान में परिवर्तन हो। तो इस वजह से अपन कहते हैं कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो है स्थिर वोल्टेज प्राप्त होते हैं या स्थिर वोल्टता प्राप्त होती है। अब वन पॉइंट बात करेंगे यहाँ पे एनोड के रूप में कौन आता है जिंक अमलगम, अमलगम ठीक है ZnSg। कैथोड के रूप में काम आता है यहाँ पे कैथोड के रूप में अपना काम आता है HgO। यहाँ पे स्थिति मिलती है HgO और कार्बन पेस्ट। एनोड के रूप में तो कौन काम आता है जिंक अमलगम ZnSg और कैथोड के रूप में कौन काम आता है क्या भरा होता है यहाँ पे मरकरी ऑक्साइड प्लस में कार्बन ठीक है। विद्युत अपघट्य क्या होता है अपघट्य होता है KOH या NaOH और प्लस में जिंक ऑक्साइड। तो हमने तीनों चीज पढ़ ली कि हमें एनोड पता होना चाहिए कैथोड पता होना चाहिए और विद्युत अपघट्य पता होना चाहिए। इसके अलावा विद्युत भागबल कितना आता है वो पता ही है। अब रिएक्शन देखेंगे अपन। हमें पता है एनोड पर ऑक्सीजन होता है और कैथोड पर क्या होता है ऑक्सीजन। तो यहां से अपन कह सकते हैं एनोड पर क्या होगा रिएक्शन देखें जिंक जो है वो विलयन में उपस्थित OH माइनस आयन से क्रिया करके क्या बनाएगा ZnO प्लस में H2O और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। देखो इसको हम तोड़े क्या मिलेगा ये अगर टूटेगा तो क्या मिलेगा एक तरफ तो ऑक्सीजन -2 एक तरफ OH माइनस और एक तरफ क्या मिलेगा H+। देखो OH माइनस को अलग अलग लिख दें तो एक OH दूसरा OH। एक OH को अपन ने तोड़ा है तो ऑक्सीजन -2 और H+ में देखो OH ही तो बनेगा यहां से बताओ। अब यहां से अपन ये कहें कि जिंक को 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाएगा Zn+2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और Zn+2 क्रिया करके क्या बनाएंगे ZnO ठीक है। उसके बाद H+ और OH माइनस क्रिया करके क्या बनाएंगे H2O और जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो अपन ने लिख दिए। तो ये अभिक्रिया किस पे होती है एनोड पर। एनोड पर अभिक्रिया कौन सी है ऑक्सीकरण की है और ऑक्सीकरण जो हो रहा है उसमें विद्युत अपघट्य के OH माइनस आयन काम में आ रहे हैं। कैथोड पर अपन देखें कैथोड पर क्या है उपस्थित HgO प्लस H2O प्लस इलेक्ट्रॉन। यहां से क्या मिलेगा H2O तोड़ेंगे तो अपन क्या मिलेगा H+ और OH माइनस और यहां से क्या निकल जाए ऑक्सीजन। तो यहां से मिलेगा क्या Hg प्लस 2OH माइनस। मतलब इसको अपन तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा Hg+2 और प्लस में ऑक्सीजन -2। Hg+2 यहां से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले Hg बन जाएगा। ए ऑक्सीजन -2 इसके साथ मिल जाए तो 2OH माइनस की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से दोनों अभिक्रियाएं संपन्न होंगी। संपूर्ण सेल अभिक्रिया लिखें अपन सेल रिएक्शन क्या मिलेगी Zn प्लस HgO प्लस क्या मिल जाएगा यहां से ZnO प्लस में Hg। क्योंकि यहां पे अपन संपूर्ण सेल अभिक्रिया लिखेंगे तो जोड़ेंगे दोनों को तो जोड़ेंगे तो क्या है यहां से ये कैंसिल होगा यहां से ये कैंसिल होगा 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा तो लेफ्ट में क्या बचेगा Zn प्लस HgO और राइट में क्या बचेगा ZnO प्लस Hg। तो ये क्या कहलाती है संपूर्ण सेल अभिक्रिया। तो ये जो सेल है वो क्या कहलाता है मरकरी सेल। इस उपयोग कहां है सुनने वाले उपकरण में हाथी घड़ी में कैलकुलेटर में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा है
कि जो सेल बैटरी है उसमें प्राथमिक सेल किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, उनकी वर्किंग कैसे होती है, उनकी संरचना क्या होती है, ये यहाँ पे अपना क्लियर हो पाता है। प्राथमिक सेल किस प्रकार से कार्य करते हैं हमें पता है। कैलकुलेटर का अगर सेल खराब हो गया तो उसको फेंकना ही पड़ता है, दोबारा से नया सेल लेके आते हैं। घड़ी में भी जो यूज में लेते हैं उसको एक बार उपयोग में लें, दोबारा से फेंकना पड़ता है, नया डलवाना पड़ता है। उसका मतलब है यहाँ पे जो होने वाली अभिक्रिया है वो कैसी होती हैं, अनुत्क्रमणीय, एक ही दिशा में संपन्न होती है। ठीक है, ये निरावेशन की अभिक्रियाएं होती है, डिस्चार्जिंग की अभिक्रियाएं होती हैं। तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है और बात करेंगे सेकेंडरी सेल के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में। तो यहाँ तक के लिए सभी स्टूडेंट से एक बार निवेदन है कि जो लिंक अपन को व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता है जनरली अपन उसी को फॉलो करें, उसी को देखें, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। जैसे 11th क्लास की वीडियो अपन अपलोड कर रहे हैं तो वो भी आपके पास इंडिकेट होगा, तो उनको नहीं देखना है, केवल व्हाट्सएप ग्रुप में जो वीडियो मिलती हैं वो हम देखें। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ लास्ट में, उसका जवाब मैं देना है व्हाट्सएप ग्रुप पे, व्हाट्सएप नंबर पे, कि यदि किसी सेल में चालकत्व और चालकता समान हो जाए तो सेल स्थिरांक का मान क्या होगा। यदि किसी भी चालकता उसमें किसी सेल में यदि चालकत्व और चालकता इक्वल होता है तो इस स्थिति में सेल स्थिरांक का मान क्या प्राप्त होगा या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये देख के या समझ के आराम से इस क्वेश्चन का जवाब दें। धन्यवाद।